वेलकम टू एग्री गुरु कोचिंग जगदलपुर। आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे उस टॉपिक का पार्ट 1 वीडियो आपको पहले ही प्रोवाइड कराया जा चुका है या उस टॉपिक के बारे में आपको पहले ही बताया जा चुका है। टॉपिक है एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। हमने इससे पहले वाले क्लास में देखा था कि एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट क्या होता है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। उसके बाद हमने इसके नियम पढ़े थे, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी। ठीक है, नियम पढ़ने के बाद हमने ये देखा था कि कितने एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट की खोज की गई थी। उसके बाद हमने फंक्शनल और बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने ये देखा था कि इनका सीरीज़ क्या है। उसके बाद ये पता चला कि एक और एलिमेंट जुड़ा है। तो ये सारी चीज़ें हमने इसके पहले वाले क्लास में पढ़ लिया है। वर्तमान क्लास या आज की क्लास में जब हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक होगा फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट। ठीक है, दूसरा टॉपिक होगा आपका एसेंशियल एलिमेंट्स एंड देयर डिस्कवर्स, और लास्ट टॉपिक होगा एलिमेंट एंड इट्स मेजर रोल। इसके बाद आपको एक जो रहेगा सरप्राइज टॉपिक है जिसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो फॉर्म ऑफ एलिमेंट एब्जॉर्ब बाय प्लांट का मतलब है कि जो आपका न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, जैसे आपकी नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, जो 16 न्यूट्रिएंट्स जो भी, इनको पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, और ये दूसरा जो है सोर्स का मतलब होता है कि यह पृथ्वी में माफ कीजिएगा, जो पौधों के द्वारा इन न्यूट्रिएंट्स को किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है। हवा से प्राप्त किया जाता है कि वायु से प्राप्त किया जाता है कि मृदा से। और जो आपका आखिरी कॉलम है कंडीशंस या अवस्था, इसका मतलब ये रहता है कि ये जो न्यूट्रिएंट हैं ये आपके पृथ्वी में किस अवस्था में पाए जाते हैं। एकल का मतलब है स्वतंत्र रूप से, और संयुक्त का अर्थ है कि ये किसी और तत्व के साथ जुड़े होंगे। तो आई होप कि आपको जो शुरू के कॉलम्स हैं उनके बारे में या उनके रिलेटेड डिटेल्स आपको पता चल चुके होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला है कार्बन, इसका आयनिक फॉर्म है या जिस फॉर्म में आपका प्लांट एब्जॉर्ब करता है वो है CO3 2- और HCO3। ठीक है, क्या है CO3 2- और HCO3। ठीक है, इसका स्रोत क्या है आपका वायु है। और अवस्था कौन सी रहती है, या तो ये एकल अवस्था में पाई जाएगी या तो संयुक्त अवस्था, दोनों में। अब जो ज़्यादातर जो मोस्टली रहता है ना, जो जिस अवस्था में पौधे इसको ग्रहण करते हैं, वो अवस्था रहती है आपकी CO2 की अवस्था। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की अवस्था पता है, पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो CO2 की जो अवस्था रहती है उस अवस्था में ज़्यादातर मात्रा में कार्बन का ग्रहण पौधों के द्वारा होता है और उसी अवस्था में वो उसका उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, मतलब इनहेलेशन और एक्सक्रेशन दोनों ही अवस्थाएं मोस्टली क्या रहती है आपकी CO2। अब देखिए, बात ये आती है कि एकल और संयुक्त अवस्था मैंने पहले ही डिस्क्राइब कर चुका है कि एकल अवस्था मतलब आपका स्वतंत्र अवस्था, फ्रीडम, फ्री कंडीशंस पे। फ्री कंडीशन से मतलब ये है कि एटमॉस्फेयर में आप सभी को पता होगा कि कार्बन गैस स्वतंत्र रूप से पाई जाती है, और अगर यही गैस ऑक्सीजन के साथ संयुक्त हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देती है। तो यही एकल और संयुक्त है। तो इसके बाद जितने भी एकल और संयुक्त आएंगे उसका मतलब सेम होगा। और यहाँ भी वायु और जल और मृदा का मतलब क्या है कि जो स्रोत वायु से प्राप्त होता है उसको वायु में रखा गया है, जो जल से प्राप्त होता है उसको जल में, और जो मृदाओं से प्राप्त होती है वो मृदा में रखी गई है। तो अब जो आपका स्रोत और कंडीशन वाला जो कॉलम है उसको मैं बार बार अब नहीं समझाऊंगा, आपको यहाँ से समझ आ गया होगा आई होप। इसके बाद नेक्स्ट आपका एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का आयनिक रूप क्या रहता है, OH2- और CO3 2-। ठीक है, इसका भी जो स्रोत है वायु और जल, और अवस्था एकल और संयुक्त। हाइड्रोजन का नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन, इसका जो आयनिक फॉर्म है वो क्या है, H+ और OH-। क्या है, H+ और OH-। अब देखिए, अगर आप ध्यान देंगे तो इन दोनों को ऐड करने के बाद आपका H2O बनेगा। ठीक है, H2O का जब ब्रेक डाउन किया जाता है तो क्या बनता है, H+ और OH- ही बनता है ना। तो इसी अवस्था में क्या है, पौधे इसको ग्रहण करते हैं। मतलब आप इस चीज़ को बोल सकते हैं कि पौधे को जो जल दिया जाता है मोस्टली उसी के द्वारा वो हाइड्रोजन को ग्रहण करता है। इसके पश्चात अगर दूसरा जो स्रोत है वो आपका क्या रहेगा, एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन का प्रतिशत। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेता है पौधा, NO3- और NH4+। ठीक है, NO3- और NH4+। मोस्टली जो आपका पौधा जो ग्रहण करता है ना वो NO3- फॉर्म में ग्रहण करता है। ये भी आपका एक साल PAT में आया है कि पौधे नाइट्रोजन को किस अवस्था में ग्रहण करते हैं। तो याद रखेंगे किस अवस्था में करते हैं, NO3-। अमोनिया फॉर्म में जो रहता है वो कुछ पौधों के द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। ठीक है, अमोनिकल फॉर्म में जो रहते हैं, जैसे आपका धान के द्वारा ग्रहण किया जाता है, और भी कुछ पौधे हैं तो आपको
यही याद रखना है, ठीक है। ये भी इसका स्रोत क्या है आपका, मृदा से, और अवस्था क्या है, संयुक्त अवस्था, ठीक है। अब याद रखेंगे कि शुरू के जो तीन थे आपके, ठीक है, शुरू के जो तीन थे वो उनका स्रोत वायु और जल था, मृदा नहीं था, ठीक है। और उनकी अवस्था भी एकल और संयुक्त दोनों थी, क्योंकि वह ये तीनों ऊपर के जो है वो गैसेस के फॉर्म में रहते हैं, और ये आसानी से पौधे इसको वायुमंडल से ग्रहण कर लेते हैं। अब पॉइंट आता है कि नाइट्रोजन तो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा है, फिर पौधे इसको ग्रहण क्यों नहीं कर पाते। इसका रीज़न ये है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है उस फॉर्म में जो पौधे हैं उस फॉर्म को, जो आपका फ्री फॉर्म है नाइट्रोजन का, उस फॉर्म को पौधे टेक इट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी जो स्ट्रक्चर रहती है उस वो स्ट्रक्चर इस बात की परमिशन नहीं देती कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो कैप्चर कर सके। इसलिए वो कंपाउंड फॉर्म में रहता है। जैसे कि यूरिया की बात करें, NH2CONH2, ठीक है, NH2CONH2 ये फॉर्मूला होता है यूरिया का, इस फॉर्म में ग्रहण कर सकते हैं, या फिर अमोनियम सल्फेट के फॉर्म में, या फिर कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, बहुत सारे फॉर्म रहते हैं नाइट्रोजन के जिस फॉर्म में उसको दिया जाता है। अब देखिए, दिया किसी और फॉर्म में दिया जाता है, दिया किसी और रूप में जाता है, ग्रहण किसी और रूप में किया जाता है। तो यहाँ पे जो हम डिस्कशन करेंगे वो ग्रहण करने वाला रूप रहेगा, ठीक है। यहाँ पे किसी भी न्यूट्रिएंट या फर्टिलाइजर का डिस्क्रिप्शन नहीं बताया जा रहा आपको। नेक्स्ट है आपका फास्फोरस, ठीक है। तो फास्फोरस को H2PO4 माइनस, HPO4 2 माइनस और PO4 3 माइनस। आप यहाँ ध्यान देंगे जैसे जैसे H की मात्रा कम होती जा रही है आपका पावर बढ़ते जा रहा है। इसका रीजन है, आपको पता होगा कि H प्लस जो आयन है वो क्या रहता है, परमाणु जो आपका पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी जिसको बोलते हैं, आवर्त सारणी में आपको पता होगा कि हाइड्रोजन को आवर्त तत्व के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। इसका रीज़न ये था कि ये बहुत जगह रहता था। और वर्तमान आवर्त सारणी में आपको पता होगा कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1। अर्थात वो एक परमाणु या तो दे दे, या तो एक परमाणु जो आपका उसको ग्रहण कर ले, ठीक है। तो इसीलिए जैसे जैसे यहाँ पे H की मात्रा कम होती जा रही है वैसे वैसे पावर बढ़ रहा है। नेक्स्ट है आपका सल्फर। सल्फर क्या है आपका, SO3 2 माइनस और SO4 2 माइनस। अब सवाल आता है कि यहाँ भी तो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम हो रही है, तो पावर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। तो ध्यान देंगे, मैंने इससे पहले वाले जो फास्फोरस है उसमें हाइड्रोजन की बात की थी, ना कि ऑक्सीजन की, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। इसकी जो ऑर्बिट रहते हैं, ठीक है, 2 और 6 में बढ़ते हैं, मतलब आखिरी का जो बच गया वो कितना रहता है, 2। या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, इसीलिए माइनस रहता है, या तो फिर आपका क्या है 6 इलेक्ट्रॉन दे देते, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए इसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अलग बनता है। ये थोड़ा केमिस्ट्री का पोर्शन है, आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री समझना पड़ेगा। तो फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि केमिस्ट्री आपको इसके लिए उतनी ज़्यादा समझनी पड़ेगी, फिर भी आपको एक बेसिक जो बोल सकते हैं कि बात है, जो बेसिक तरीका है समझाने का कि ये क्यों कम और ज़्यादा हो रहा है, वो आपको बताया जा चुका है, ठीक है। इसका भी स्रोत आपका क्या रहेगा, मृदा, और अवस्था रहेगी संयुक्त। इसके बाद है आपका बोरोन। बोरोन में BO3 3 माइनस, H3BO3 और H2BO3 माइनस, ठीक है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि किसके पावर में कितने प्लस और कितने माइनस है। माइनस का मतलब क्या है कि उनको उतने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और प्लस का मतलब क्या है कि वो उतने इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को बिल्कुल याद रखेंगे। बस इतना ही कॉन्सेप्ट अगर आपने क्लियर कर लिया तो बाकी सारी चीज़ें आपको आसानी से बन जाएंगी। इसके बाद आपका नेक्स्ट है मॉलिब्डेनम। MO, मतलब MO क्या है, मॉलिब्डेनम का कोड है, और O4 डबल माइनस, ये जो है ऑक्सीजन का कोड है, ठीक है। फिर है आपका कैल्शियम Ca2 प्लस। अब देखिए यहाँ 2 प्लस का मतलब क्या है, ये 2 परमाणु दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम Mg2 प्लस, पोटास K प्लस, आयरन Fe2 प्लस और Fe3 प्लस, ठीक है। मतलब 2 धनात्मक और 3 धनात्मक दोनों फॉर्म में रहता है। कॉपर क्या है आपका, Cu प्लस और Cu2 प्लस। जिंक भी आपका क्या है, माफ़ कीजिएगा, Zn2 प्लस। क्लोरीन आपका Cl माइनस। मैग्नीज आपका Mn2 प्लस और 3 प्लस। अब देखिए आपका जो 17th एलिमेंट था निकिल, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि निकिल भी क्या रहता है आपका Ni2 प्लस। क्या रहता है, Ni2 प्लस, ठीक है। इसके बाद के जो फंक्शनल हैं वो भी आपके, जैसे सोडियम है आपका, ठीक है, कोबाल्ट है, सिलिकॉन है। तो सोडियम में 1 प्लस रहता है, कोबाल्ट में 2 प्लस रहता है, और जो सिलिकॉन रहती है वो आपकी Si ब्रैकेट में OH का होल फोर्थ माइनस, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। तो ये जो कुछ एलिमेंट्स थे जिनके आयनिक फॉर्म और सोर्स आपको बताए गए हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो है एसेंशियल एलिमेंट्स एंड देयर डिस्कवर्स।
मतलब जो आपके एसेंशियल एलिमेंट्स थे 16 शुरू में जब आर्नन और स्ट्रॉट 1954 में खोज की थी, उस वक्त जो है आपके कौन कौन से एलिमेंट थे और इनकी खोज किस किस वैज्ञानिकों के द्वारा की गई थी, इसमें से भी सवाल आते हैं। देखिए यहाँ से बहुत लिमिटेड ही सवाल आए हैं, आज तक बहुत कम सवाल पूछे गए हैं और मोस्टली आपको आईसीआर के एग्जामिनेशन जो नेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना वहाँ पूछे जाते हैं। बट उसके बाद भी ये लिस्ट है, आप इसको अगर एक राउंड देख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि कार्बन जो है, ठीक है, इसकी खोज की थी शेस्ट ने, किस वर्ष की थी? 1882 में। हाइड्रोजन को भी सेम वही उन्हीं वैज्ञानिक ने किया था और सेम इसी वर्ष। तो इस वैज्ञानिक के द्वारा एक वर्ष में 2 एलिमेंट्स की खोज की गई थी। फिर आपका ऑक्सीजन है, डी सोसर करके नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1804 में इसकी खोज की थी। नाइट्रोजन रदरफोर्ड जो आपका 1872 था। फिर आपका फॉस्फोरस है, पोस्टरनेक है, ठीक है, पोटास है आपका स्क्रिम्पर है, कैल्शियम आपका सॉल्म हास्टमर है, मैग्नीशियम है जिसको विल्स स्ट्रेटन ने किया था, सल्फर की खोज पीटरसन ने की थी, बोरॉन की खोज आपकी एगुल्हन ने की थी, क्लोरीन की खोज टीसी ब्रॉयर ने की थी, कॉपर की खोज आपकी ब्रेंचले ने की थी, आयरन की खोज ग्रेस ने, मोलिब्डेनम की आर्नन और स्प्रॉट ने, मैग्नीज की जी बैट्रेंड ने की थी और जिंक की खोज किसने की थी? मेज ने की थी। ठीक है, अब देखिए ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप सारे एलिमेंट्स और उनके साइंटिस्ट और ईयर को याद करें। तो मेनली जो आपको याद करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेगा कि एसेंशियल एलिमेंट में जो सबसे पहला खोज हुआ था वो कंपाउंड का नाम क्या था? आपका ऑक्सीजन। ठीक है, देखिए अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे इस पूरे चार्ट में सबसे पहला खोज किसका हुआ था? ऑक्सीजन का। कब हुआ था? 1804 में। किसने किया था? डी सोर्सन ने किया था। ठीक है, किसने किया था? डी सोर्सन ने। अब आपको जो जो एलिमेंट याद करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास। ठीक है, तो शुरू के 2 एलिमेंट तो एक ही बार में याद हो जाएंगे। उसके बाद ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास है और जिंक। ठीक है, जिंक। तो जिंक को याद करने का बेस्ट तरीका है मेज, लास्ट में क्या आ रहा है आपकी जेडी, तो जिंक वहाँ से ही याद हो जाएगा आपको। ठीक है, बस डेट्स याद करने की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है क्योंकि इतना डीपली क्वेश्चन तो आज तक पीएटी के एग्जामिनेशन में नहीं पूछा है। बट उसके बाद भी बस आपको ऑक्सीजन का याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला कंपाउंड था। ठीक है, इसके बाद आपका है नेक्स्ट टॉपिक जो है आपकी एलिमेंट्स एंड इट्स मेजर रोल, मतलब किस किस एलिमेंट्स का प्लांट के केस में क्या क्या यूजेस रहते हैं या कौन कौन सा एलिमेंट क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है आपका और इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहला क्या है? CHO, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये पौधे में क्या काम करते हैं? बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब जो आधारभूत संरचना है पौधे की उसको बनाने में क्या करते हैं? ये मदद करते हैं। नेक्स्ट है आपका CHO NPS, मतलब ऊपर के तो CHO रहेंगे ही, ऐड क्या हो गया आपका NPS, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर। ये क्या काम करते हैं? आपका टिश्यू बिल्डिंग एलिमेंट्स। टिश्यू बिल्डिंग करता मतलब आपको पता ही होगा क्या होता है? उत्तक। ठीक है, बॉडी, हमारी बॉडी में भी रहता है टिश्यू और प्लांट्स में भी रहता है टिश्यू। ठीक है, तो जो टिश्यू उत्तक रहते हैं उनका क्षय भी होता है। ठीक है, जैसे टिश्यू का डैमेज होता है आपको पता है कि पौधे सूखने लगते हैं, तो ये जो CHO NPS है ये टिश्यू को बनाते हैं। ठीक है, जिससे कि पौधे का जो क्षय है या पौधे सूखते नहीं है बहुत जल्दी और पौधे को स्ट्रेंथ या पावर मिलता है। नेक्स्ट है आपका KMgCaCl। के मतलब पोटास, Mg मतलब मैग्नीशियम, Ca मतलब कैल्शियम और Cl का मतलब होता है क्लोरीन। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस। अब बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको समझ भी नहीं आएगा इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस क्या है। इसके लिए आपको थोड़ा सा फिजिक्स और केमिस्ट्री में जाना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? फिजिक्स और केमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस का मतलब क्या होता है कि रेसिस्टेंसी, एक प्रकार की बोल सकते हैं क्षमता प्रदान करना। कैसी क्षमता? ठीक है, पौधों को कैसी क्षमता? ड्रॉट, सूखा सहन करने की क्षमता, प्लांट डिजीज रेसिस्टेंस, रोगों से लड़ने की क्षमता, इंसेक्ट अटैक रेसिस्टेंस, कीड़ों से लड़ने की क्षमता। ठीक है, स्ट्रेस कंडीशन, मतलब स्ट्रेस कंडीशन को आप ये बोल सकते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में लड़ने की क्षमता। फोटोसिंथेसिस पावर, मतलब आपका जो खाद्य पदार्थ बनाना रहता है ना उसमें ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता। तो ये सारी क्षमताएं आपको कौन प्रदान करता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटास और क्लोरीन। ठीक है, इसके बाद है आपका नेक्स्ट है CaMgP, मतलब कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस। ये क्या करता है? स्केलेटन एलिमेंट्स। स्केलेटन का मतलब होता है कंकाल। ठीक है, जैसे मानव का कंकाल कंकाल होता है, जीव जंतु का कंकाल होता है, उसी प्रकार आपके पौधे का भी कंकाल होता है। ठीक है, क्योंकि पौधा भी एक जीवित वस्तु है तो ऑब्वियस सी बात है उसका कंकाल होगा। कंकाल मतलब क्या है? आपकी
जो आंतरिक संरचना जो मजबूती प्रदान करती है, जैसे हमारे में क्या रहता है, हड्डी। ठीक है, हमारे में क्या रहता है, हड्डी। तो पौधे में जो अलग अलग रहते हैं, अगर पेड़ की बात करें तो आपका जो वुडन्स रहते हैं, स्टेम्स रहते हैं, ठीक है, ब्रांचेस रहते हैं, ये जो आउटर लेयर प्रोवाइड करते हैं कि स्ट्रक्चर जैसे, जिससे कि पौधा खड़ा रहे और मजबूती के साथ अपना बाहरी ढांचा बनाए। ये क्या है आपका स्केलेटन एलिमेंट्स। नेक्स्ट है आपका एचओ। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये क्या करते हैं, एनर्जी एक्सचेंज एलिमेंट्स है, ऊर्जा का आदान प्रदान। अब देखिए, एनर्जी एक्सचेंज एच और ओ है, इसको आप कुछ और बना सकते हैं, H2O, मतलब जल। और जल करता ही क्या है पौधों में, सेम वही चीज़, एनर्जी एक्सचेंज का काम करता है। पौधे के एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोज्य पदार्थ को या फिर आपका जो न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्वों को लाने ले जाने का काम करता है ना, इसीलिए पौधों को पानी की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। तो पानी में क्या होता है, चारों, जैसा आपने पढ़ा होगा ना, भोजन मान लीजिए पत्तियों में बनता है, तो पत्तियों से उसको तना, तना से उसकी शाखा, फिर माफ़ कीजिएगा, शाखा, शाखा से तना, फिर उसको नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, हर जगह पहुंचाने का काम करना पड़ेगा ना, जाइलम फ्लोएम वेसल्स के थ्रू। जाइलम फ्लोएम पता होगा। तो इन वेसल्स में क्या करते हैं, जो जल रहता है वो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होता है, और भोज्य पदार्थ और जो आपकी एनर्जी है, ऊर्जा है, जो न्यूट्रिएंट हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका Fe मतलब आयरन, Co मतलब कोबाल्ट, Mn मतलब मैग्नीज, Co मतलब कॉपर, और Zn मतलब जिंक। ठीक है, ये सारे कंपाउंड्स क्या करते हैं आपके एलिमेंट्स, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रेगुलेटर। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया। ऑक्सीजन मतलब, ऑक्सीकरण मतलब क्या रहता है कि जो आपकी जैव रासायनिक क्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन का बनना, और रिडक्शन का मतलब क्या आता है कि जैव रासायनिक क्रिया में हाइड्रोजन का बनना। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के जस्ट विपरीत किया है। ठीक है, ऑक्सीडेशन में जैसे ही ऑक्सीजन बनता है, हाइड्रोजन का क्षय होने लगता है, कमी होने लगती है। इसके जस्ट विपरीत क्या होगा, अपचयन में हाइड्रोजन बनते हैं और ऑक्सीजन का क्षय होने लगता है। तो ये क्रियाएं भी आपकी जरूरी है पौधे में। ठीक है, क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सारे प्रोसेस हैं जो बायोलॉजिकल चेंजेस करते हैं आपके प्लांट्स में, जिससे कि मेटाबॉलिक कंडीशंस क्रिएट होते हैं, मेटाबॉलिक डेवलपमेंट होने लगता है, उपापचय की क्रिया होती है, और पौधे ज़्यादा बेहतर अपना विकास कर पाते हैं। नेक्स्ट है आपका कैटलिस्टिक एलिमेंट्स। ठीक है, कौन कौन से आपके, कॉपर है, Fe मतलब आयरन है, Mn मतलब मैग्नीज, और S मतलब सल्फर। अब ये क्या होता है, कैटलिस्टिक मतलब क्या होता है, इसके लिए आपको केमिस्ट्री में जाना पड़ेगा। केमिस्ट्री में अपन पढ़ते थे कैटलिटिक एलिमेंट्स मतलब उत्प्रेरक। ठीक है, अब उत्प्रेरक बहुत लोगों के दिमाग में सीधा केमिस्ट्री का वो चैप्टर याद आ गया होगा, जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल लैब में टीचर बोलते थे कि उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो कि किसी अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेते, ठीक है, परंतु अभिक्रिया की दर को या तो कम या तो तेज कर देते हैं। याद आ गया वो लेक्चर स्कूल के दिनों का। ठीक है, तो यही होता है कैटेलिटिक, कैटलिस्टिक एनिमल, सॉरी, कैटेलिटिक एलिमेंट्स जो रहते हैं पौधे में भी सेम यही क्रिया करते हैं, अभिक्रिया को कम या ज़्यादा करने की प्रक्रिया करते हैं। अर्थात कम या ज़्यादा से क्या मतलब है कि अगर ये एलिमेंट्स होंगे तो आपके पौधे की वृद्धि और विकास जो होगी वो उत्प्रेरित होगी, और विकास और वृद्धि क्या हो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे थोड़े से। ठीक है, तो ये कुछ एलिमेंट्स थे और उनके रोल्स थे जो आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब मैंने आपको एक बोला था सरप्राइज टॉपिक। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर या फर्स्ट, इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको अटेंड किया होगा, तो लास्ट में मैंने आपको एक वर्ड बोला था, हिडन हंगर। बोला था हिडन हंगर, मैंने बोला था किसके बारे में बताया जाएगा। अभी हिडन हंगर होता क्या है, हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ, हंगर का मतलब होता है भूख, छुपा हुआ भूख। ठीक है, ये इंसानों में भी होता है, इसलिए मैंने इसको बोला सरप्राइज है। हिडन हंगर को आप ऐसे समझिए कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको भूख भी लग रही है, परंतु आपको पता नहीं चल रहा है। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि आप कोई काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर टीवी देख रहे हैं, कुछ भी है, बहुत सारे ऐसी चीज़ होते हैं ना कि हम वो चीज़, वो क्रिया हम करते रहते हैं और हमें उस वक्त भूख लगती है, ठीक है, या प्यास लगती है, पर हमें पता नहीं चलता। यही होता है पौधों के केस में हिडन हंगर। मतलब जब पौधे में किसी न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व की कमी हो जाती है, उसके पश्चात, ठीक है, उसके बावजूद भी पौधे को ये चीज़ पता नहीं चलता है, ठीक है, कि उस न्यूट्रिएंट की कमी हुई है। और जब तक पता चलता है, उसका जो यील्ड है वो क्या होता है, लो हो जाता है। जैसे कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा कि भूख लगी है, आप चल रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा कि आपको प्यास लगी है, आप टीवी देख रहे हैं, आपको नहीं पता चल रहा कि आपको भूख और प्यास दोनों लगी है। पर जब तक पता चलता है, क्या होता है, क्रिकेट में आप थक जाते हैं, चलते चलते गिर जाते हैं,
और टीवी देखते हुए आपका भूख मर जाता है। होता है ना ये चीज़। तो यही सेम चीज़ आपका किस में होता है, प्लांट्स में। कि जब प्लांट्स में हिडन हंगर की कंडीशन बनती है और पता नहीं चलता है प्लांट्स को कि उनको किन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है, तो जब तक पता चलता है उनकी ग्रोथ क्या होती है, ऐसे उठ के सीधा से गिर जाती है। ठीक है, यही होता है हिडन हंगर का ग्राफ भी। ठीक है, ये होती है आपकी ग्रोथ। ठीक है, ये होता है आपका एलिमेंट। ठीक है, ये अगर ये कम हुआ तो भी आपकी ग्रोथ कम होगी, और अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो भी आपकी ग्रोथ कम होगी। तो इसको क्या है, बहुत बैलेंस कंडीशन में ही देना पड़ता है। अब ये नहीं है कि पौधों को नाइट्रोजन देने से उनकी वानस्पतिक वृद्धि होती है करके आप एकदम अंधाधुंध नाइट्रोजन दे दें। जितनी ज़रूरत है आप उतनी देंगे। ठीक है, अगर आप ज़रूरत से कम दिए तो ये ग्राफ बनेगा, मतलब पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। अगर ज़्यादा दिए तो ये ग्राफ बनेगा, मतलब फिर से पौधे की वृद्धि रुक जाएगी। और अगर आपने एकदम बराबर दिया है, जितना उसकी आवश्यकता है उतना ही दिया है, तो ये ग्रोथ क्या होगा, एकदम पिक पॉइंट पे पहुंच जाएगा। और जो आपका हिडन हंगर रहता है ना, वो यहाँ पे बनता है। कहाँ बनता है, इस पोर्शन में। ठीक है, मतलब न्यूट्रिएंट की कमी है। ठीक है, न्यूट्रिएंट की कमी है, आपको पता नहीं चल रही है, और ग्रोथ कहाँ आपकी अटक गई है। जैसे जैसे आप न्यूट्रिएंट देंगे ये ग्रोथ क्या होगा, बढ़ते जाएगा। और इस कंडीशन में हिडन हंगर का जो कंडीशन है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट खत्म। यहाँ से जो बनता है आपका ग्राफ, इसको बोलते हैं एक्सेसिव। क्या बोलते हैं, एक्सेसिव कंडीशन, या फिर इसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड ऑफ टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी मतलब आपको पता ही होगा ना, टॉक्सिसिटी क्या होता है, जहरीलापन। मतलब जब कोई पदार्थ बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके शरीर में पहुंच जाए तो ये क्या कहलाएगा, आपका टॉक्सिसिटी, टॉक्सिन कंडीशंस। ठीक है, तो यही था आपका क्या, सरप्राइज टॉपिक। आई होप आज के लेक्चर आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट बता सकते हैं। एग्री गुरु की टीम हमेशा आपके लिए तत्पर रहेगी। थैंक यू सो मच।